नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज फिर हम विज्ञान के प्रश्न लेके आए हैं जो बीपीएससी द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक ई ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है और हाइड्रोमीटर से द्रवों यानी जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसमें पांच ऑप्शन दिए हैं। ए प्रतिबल, बी बल, सी विकृति, डी दाब। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है सी विकृति। किसी वस्तु की विमा में आय परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। यानी कि विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसीलिए ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है और ऑप्शन दे रखे हैं। ए गति, बी वेग, सी बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, डी विस्थापन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सदिश राशि कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है, आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वे सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो उदाहरण में आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि ये अदिश राशि है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, गति। यानी कि जो गति है वो एक अदिश राशि है और यहाँ पूछा गया है कि सदिश राशि नहीं है। यानी सदिश राशि नहीं है इसका मतलब जो सदिश राशि ना हो, यानी कि अदिश राशि है। यानी कि गति गति एक अदिश राशि है। बाकी वेग, बल, विस्थापन ये सब सदिश राशि है और इसमें पूछा गया है कि सदिश राशि नहीं है तो गति होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो जैसे हमने इसके पीछे व्याख्या बताई थी कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि होती हैं, जिसमें बल, विस्थापन, वेग और त्वरण, संवेग आदि शामिल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा, आयतन। यानी कि आयतन जो है वो एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें जो होगा सही ऑप्शन होगा वो है बी दाब। जैसे हमने पिछले पिछले वाले प्रश्न में बताया था कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे अदिश राशियां होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आयतन, दाब, चालू, दूरी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दाब वो सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक माइक्रोन बराबर है, हमें बताना है कि एक माइक्रोन कितने के बराबर है? एक अपॉन 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10
10,000 मिलीमीटर। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है इसका सी ऑप्शन, 1/1000 मिलीमीटर। यहाँ क्या होता है कि 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो ये मिलीमीटर में हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 गुना 10⁻⁻3। अब करेंगे तो ये हमारा आएगा मिलीमीटर। तो ये माइनस से है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इनका पावर जो है वो आएगा 10⁻⁻3, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? पहला ऑप्शन एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन का। दूसरा ऑप्शन बी न्यूटन का कूलम्ब, सी न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड, डी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यहाँ आप देखिए, एक टेस्ला होता है W/m² इक्वल टू N/एम्पियर माइनस m इक्वल टू, ये हो जाएगा जूल/एम्पियर माइनस m² इक्वल टू, ये हो जाएगा वोल्ट पर सेकेंड बटे m², यानी कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। अगला प्रश्न, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? के रूप में किया जाता है और इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, उत्तर है, वो है ओडोमीटर। यानी कि ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, और जो क्रोनोमीटर है उसका उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है, स्पीडोमीटर का प्रयोग गति को मापने के लिए किया जाता है, और एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, सोनार तकनीक में डैश उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पूछा गया कि जो सोनार तकनीकी है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला, एक्सरे का। सोनार तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्सरे का, या फिर इंफ्रारेड तरंगों का, सी माइक्रोवेव का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है, और इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा, अल्ट्रासोनिक जो होती है वो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं, और इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, एक पिकोग्राम बराबर होता है, यहाँ ऑप्शन दिया है ए 10⁻⁻6 ग्राम, 10 ऑप्शन बी 10⁻⁻9 ग्राम के, सी 10⁻⁻12 ग्राम के, डी 10⁻⁻15 ग्राम के। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, 10⁻⁻12 ग्राम के होता है। अगला प्रश्न, दाब की इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है ए न्यूटन वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन
डी न्यूटन मीटर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए न्यूटन वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक है, यहाँ फिर वही प्रश्न दिया है। इसमें पहला ऑप्शन है ए किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, डी किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ है दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, और ये इन ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, और इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए 1.67 न्यूटन, बी ऑप्शन दिया है 100 न्यूटन, सी ऑप्शन है 10 न्यूटन, डी दे रखा है यहाँ देखो 16.7 न्यूटन। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी 16.7 न्यूटन। ऐसा इसलिए कि क्या कहते हैं, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, यानी कि अगर भार पृथ्वी पर 1/6, तो 1/6 गुना 100 इक्वल टू हो जाएगा 16.7 न्यूटन के। अगला प्रश्न, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, डी चंद्रमा से। जो महासागरें होती हैं उनमें जो जल तरंगें होती हैं, ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा डी चंद्रमा से। महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है, और चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, और उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती हैं, और सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता। अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती, इसलिए जो जल तरंगें महासागरों में उठती है वो चंद्रमा के कारण होता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि ए वह पृथ्वी के नजदीक है, बी गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, सी वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, डी वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है बी गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, अर्थात चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से बहुत कम है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा की सतह पर रुक नहीं पाते और वातावरण अनुपस्थित है। अगला प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए ऑप्शन इसका द्रव्यमान बदल जाता है, बी इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। तो इसमें इसका जो सही उत्तर है वो है बी
इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन जो भार है वो अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। अगला प्रश्न, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो ए पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, ऑप्शन बी रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात की स्थिति में जो वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा, इसलिए। अगला प्रश्न, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। जैसे दो वस्तुएं उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ए यह आधा हो जाता है, बी ऑप्शन ये अधिक एक चौथाई हो जाता है, सी ऑप्शन ये चौगुना हो जाता है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, यह एक चौथाई हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है ए द्रव्य का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। ये जो बात कर रहे हैं, जब बारिश होती है तो उसकी जो एक बूंद है उसकी जो गोलाकार आकृति है उसका कारण क्या है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है पृष्ठ तनाव, क्योंकि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती हैं और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति की निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। जैसे कोई ठोस है उसको वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है ऊर्ध्वपातन, बी संघनन, सी वाष्पन, डी उबलना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अगला प्रश्न, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी प्रकाश का व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस के कारण सुंदर व रंगीन दिखाई देती है। अगला प्रश्न, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है
जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब। ऑप्शन ए, पानी फर्श पर फैल जाएगा। ऑप्शन बी, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। ऑप्शन सी, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा। ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। उपरोक्त में ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसे हम किसी बर्फ के टुकड़े को एक पानी, एक कोई चाहे गिलास हो या फिर बीकर है, उसमें पानी में से लबालब भरा है, उसमें अगर वो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जब वो बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसके बारे में पूछा है कि ये जो चार स्थिति दे रखी है तो इनमें से क्या होगा। तो जो इसका ऑप्शन सही उत्तर है वह है डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः जो बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं। ऑप्शन ए, केशिका क्रिया पे। ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। ऑप्शन सी, पास्कल का नियम। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम जो स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें होती हैं वो बर्नौली सिद्धांत पर काम करती हैं। बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा श्यानता होती है ए, जल की। बी, वायु की। सी, खून की। डी, शहद की। या फिर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है डी, शहद की। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है, शहद, फिर खून, फिर जल, फिर वायु। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, अब ये 4-5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है किस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। पहला ऑप्शन है ए, उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन डी, निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जो प्रेशर कुकर में है खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, और खुले बर्तनों में जहाँ पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कहते हैं इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बीपीएससी द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम में वो इन प्रश्नों से चूक ना जाएं। धन्यवाद।